नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना है, उससे देश के बड़े बड़े प्रेडिक्शन गैंग के सदस्य भी सदमे में हैं। जो किसी ने कल्पना नहीं किया था, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी है। दरअसल इन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव ने इस देश में एक चीज स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी और राजनीतिक दलों के अंदर जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव करके यह साबित कर दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्पित कार्यकर्ता, चाहे वो बिल्कुल जमीनी स्तर का हो, गांव में अपने पंच और वार्ड काउंसलर का भी चुनाव क्यों न लड़ा हो, चाहे बेशक कोई चुनाव ना भी लड़ा हो, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ भी ना हो, लोग समाज उनको नहीं जानता हो, ऐसे व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी में रहकर शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच सकता है, जो कि किसी दूसरे पार्टी में, खास करके क्षेत्रीय परिवारवादी और वंशवादी पार्टी है, उसमें तो कतई संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित किया है अपने इन 2 प्रदेशों के माध्यम से कि बीजेपी में राजा पैदा नहीं होते हैं, जनता चुनती है। बीजेपी में यह जरूरी नहीं है कि आप शीर्ष नेतृत्व पर जब ही पहुंचेंगे जब आपके पिताजी या आपके परिवार के लोग पहले से शीर्ष नेतृत्व पर होंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है कि देश की जनता, राज्य का जनता जिसको अपने प्रदेश का नेतृत्व करता स्वीकार करेगा, उसी को नेतृत्व दिया जाएगा। साथ ही साथ इन दो राज्यों के माध्यम से बीजेपी ने एक चीज और स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नए चेहरों का कोई कमी नहीं है। नए चेहरा है उनके पास, बस जरूरत सही समय का। खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने यह स्थापित किया है। आज हम बात करेंगे उन्हीं 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर कि किस तरह से दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए बिल्कुल निम्न स्तर के कार्यकर्ता रहते हुए आज शीर्ष स्तर पे पहुंचा है। इन दोनों लोगों से आज उन बीजेपी के परिवारवादी वंशवादी कुछ नेताओं को भी सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि पार्टी में काम करने के लिए, किसी पार्टी के लिए जो जी जान से काम करता है, वो किसी पद के लालसा नहीं रखता। अगर वह पार्टी के लिए काम करता है तो ईमानदारी से करता है, तो एक न एक दिन पार्टी उसे जरूर महत्वपूर्ण भूमिका में लाती है। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ऊपर। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज से आते हैं। इस देश में जो आजादी से लेकर अब तक जितने भी क्षेत्रीय दल है, परिवारवादी पार्टियां हैं तथा कथित एक राष्ट्रवादी पार्टी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाया, जिनके नाम पे इतने काले कारनामे दर्ज है कि वो उन्हीं के लिए जाने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी, ये सब के सब जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन सब का जो गाना गाती है, सिर्फ बीजेपी ने गाना नहीं गाया, वो करके दिखाया है कि सबसे पहले मात्र भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठाया। आजाद भारत में यह प्रथम बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कल ही अपने फैसलों में कहा कि इस देश के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च शक्ति है, उनके किसी भी फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ऐसे पद पे एक आदिवासी महिला को बीजेपी ने बैठाया है। उस बीजेपी को कुछ क्षेत्रीय जातिवादी नशेरी और परिवारवादी वंशवादी पार्टियां कहती हैं कि यह दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। दलितों और आदिवासियों के नाम पे अपने परिवार को फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाले क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय जातिवादी नशेरी, यह उस पार्टी को गाली देता है। विष्णुदेव साय उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत 1989 में ग्राम पंचायत के
पंच स्तर के पद से किया था। समझ जाइए कितने छोटे लेवल से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, पंच स्तर की पद से उन्होंने किया था। उसके बाद 1990 में गांव का सरपंच चुना गया। 1990 से 98 में संघ से जुड़े रहते हुए अपकरा से विधायक चुने गए और रहे। फिर 1999 में 13वीं लोकसभा का सदस्य बने रायगढ़ से। फिर 2004 में 14वीं लोकसभा का सदस्य बने रायगढ़ से ही। फिर 2006 में प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी का छत्तीसगढ़ का। फिर 2009 में 15वीं लोकसभा में सांसद चुने गए रायगढ़ से। 2011 में प्रदेश अध्यक्ष फिर से बने। 2014 में 16वीं लोकसभा में फिर से सदस्य बने। 2014 से 19 तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात रहे और 2020-22 में फिर से प्रदेश अध्यक्ष बने और 2023 में अब उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी दी गई है। समझ जाइए कितने छोटे स्तर से इन्होंने शुरुआत किया, एक पंच के पद से। जबकि इस समय बिहार जैसे बीमारू राज्य में सीएम मां के पेट से पैदा हो रहे हैं, जनता के द्वारा नहीं बनाए जा रहे हैं या जनता के सेवा करके सीएम नहीं बनना चाह रहे हैं। वो सिर्फ सीएम इसलिए बनना चाह रहा है या उनका समर्थक उनको सीएम इसलिए बनाना चाह रहा है कि वह पूर्व सीएम के पुत्र हैं। उनके माता पिता प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, इसलिए मुख्यमंत्री से कम उनको कुछ चाहिए ही नहीं। समझ जाइए मां के पेट से सीधे बिहार जैसे प्रदेशों में अब राजा पैदा हो रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में उस व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है जिनके पास सबसे अधिक अनुभव हो, हर एक क्षेत्रों का अनुभव हो, सरकार से लेकर संगठन तक का अनुभव हो, और ऐसे ही व्यक्ति किसी प्रदेश का नेतृत्व कर पाता है। नहीं तो मां के कोख से पैदा होने वाला राजा या सीएम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश का सीएम बना उससे पहले उनका राजनीति में या प्रशासनिक स्तर पे, सरकार के संगठन के स्तर पे जीरो योगदान था, जीरो अनुभव था उनको। लेकिन पिता के बदौलत वह डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गया। आज हाल क्या है पूरा देश देख रहा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का जो सीएम चुना गया है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम चुना है। और कुछ अब जातिवादी नशेरी यह कहने का प्रयास कर रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने जो ओबीसी का मुद्दा उठाया था उससे बीजेपी डरकर अब ओबीसी को मुख्यमंत्री बना रहा है। मैं ऐसे नशेरियों के लिए, ऐसे मूढ़ व्यक्तियों के लिए यही कहना चाहूंगा कि कुछ पढ़ो लिखो और पहले भारतीय जनता पार्टी को समझो। भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवादी और परिवारवादी पार्टी नहीं है जहां सीएम मां के गोद पेट से पैदा होता है। यहाँ सीएम जनता चुनता है। अभी जब से यह ओबीसी का राजनीति चल रहा है उससे पहले से ही, चाहे मोदी कैबिनेट हो या उनके विधायकों की संख्या हो, उनके विधान परिषदों की संख्या हो या मंत्रियों की संख्या हो मोदी कैबिनेट में, इन सभी में ओबीसी का अच्छा खासा भागीदारी है। और जिस प्रदेश में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया जा रहा है उस प्रदेश में मोहन यादव से पहले भी जो मुख्यमंत्री था, जो लगातार पिछले 18 वर्षों से था, वह भी ओबीसी समुदाय से ही है। वो कोई जनरल कास्ट से नहीं है, वो भी ओबीसी से ही है। तो और खुद इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से है। तो जिन जातिवादी नजरियों को यह भ्रम हो गया हो कि इन क्षेत्रीय जातिवादियों के दबाव में आकर बीजेपी एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है, वह पहले इस बात को समझ ले। लेकिन मोहन यादव को भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना सभी के लिए चौंकाने वाला खबर था। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, तनिक भी किसी को अंदाजा नहीं था कि मध्य प्रदेश में इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे, उनको नहीं बनाया जाएगा। और इस बात का अगर थोड़ी बहुत किसी को अंदाजा हो तो इस बात का तो कतई अंदाजा नहीं था कि मोहन यादव को सीएम बनाया जाएगा। खुद मोहन यादव को इस बात का भरोसा नहीं होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक, कल जब विधायक दल की बैठक में मोहन यादव जी के नाम का प्रस्ताव हुआ
तो यह मोहन यादव जी के लिए जागते हुए दिव्य स्वप्न के बराबर होगा। मोहन यादव जी के भी जो राजनीतिक सफर है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। मोहन यादव जी भी अपना राजनीतिक सफर का शुरुआत 1982 से किया था, छात्र जीवन से। 1982 में वो माधव विज्ञान कॉलेज छात्र संघ के सचिव बने। उसके बाद फिर 1984 में उसी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। फिर 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उज्जैन नगर मंत्री बने और फिर 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री बने। फिर 1989-90 में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बने। 91-92 में जिस समय इस देश में एक अलग ही माहौल था हिंदुत्व का और हिंदुत्व के विरोध का, मंडल और कमंडल की राजनीति हो रही थी, उस समय वह परिषद के राष्ट्रीय मंत्री बने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। उसके बाद 1993 से 95 तक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उज्जैन नगर के सह प्रखंड कार्यवाहक रहे। 1996 में प्रखंड कार्यवाहक और नगर कार्यवाहक बने। 1997 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। 1998 में पश्चिमी रेलवे की सलाहकार समिति के सदस्य बने। 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उज्जैन संभाग के प्रभारी बने। 2000 से 2003 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्य परिषद के सदस्य रहे। 2002 से 2003 में ही भाजपा के नगर जिला महामंत्री रहे। 2004 में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। 2004 में ही सिंहस्थ मध्य प्रदेश के केंद्रीय समिति के सदस्य रहे। 2004 से 2010 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे। 2008 से भारत स्काउट एंड गाइड के जिला अध्यक्ष हैं। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग निगम में रहे। 2013 से 16 में भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक रहे। 2013 में 14वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2018 में दूसरी बार चुने गए। फिर 2023 में इस बार तीसरी बार चुने गए हैं और तीसरी बार में ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि 3 बार जीतने के लिए ही इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनसे भी पुराने लोग होंगे, लेकिन इन्होंने पार्टी के लिए जमीन पर काम किया। इन्होंने पार्टी को समझा, संगठन के लिए काम किया। और इनके लिए तो एक वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे थे कि 2003 में उज्जैन से इनको एमएलए का टिकट मिला था, लेकिन नेता के विरोध की वजह से इनसे टिकट वापस ले लिया गया। और टिकट वापस लेने के बाद जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ एक बल्ब है, पार्टी जब चाहे जलाएं जब चाहे मुझाएं, हमें सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है। दरअसल पार्टी के लिए कोई कार्यकर्ता किस तरीके से काम करता है, उन्हें कैसे काम करना चाहिए, वह मोहन यादव जैसे लोगों से सीखना चाहिए। हर एक कार्यकर्ता को, हर एक नेता को, जो हर एक चुनाव में बागी बन के खड़े हो जाते हैं, उनको मोहन यादव से सीखना चाहिए। मोहन यादव की तरह बनना चाहिए। किसी को अगर यह भ्रम हो जाता है कि नहीं, हमें अगर पार्टी एक बार विधायक बना दिया तो अब दोबारा पार्टी हमसे टिकट ना छीनेगी, अगर छीनेगी तो हम निर्विरोध चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय खड़े हो जाएंगे और पार्टी को हराएंगे हम। ऐसे कार्यकर्ता, लालची कार्यकर्ता हर एक पार्टियों में भरा हुआ है, जिनको अगर एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में टिकट ना मिले तो वह अपने ही पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ा कर देता है। ऐसे पार्टियों को मोहन यादव जी से सीखना चाहिए। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी के इन्हीं निस्वार्थ भावना को देखकर, अथक प्रयास परिश्रम को देखते हुए आज इनके ऊपर मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों की जिम्मेवारी सौंपी है। इससे पहले ये मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे इसका भरोसा मोहन यादव जी को भी नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन अपने दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से उन जातिवादी नशेरियों को, उन क्षेत्रवादी पार्टियों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता भी राजा बन सकता है। वाकई भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, इस तरीके का काम नहीं करती कि अपने एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसको आम जनता अच्छे से जानती भी नहीं हो। हम लोग खुद मोहन यादव जी को या
विष्णुदेव साय जी को नहीं जानते थे, लेकिन एकाएक जब इन लोगों के ऊपर संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है तो आज इनको सिर्फ अपने ही राज्य या अपने देश के नहीं, विदेश तक के लोग भी जानने लगे होंगे। और अब 5 सालों में इनको अपना पहचान खुद से गढ़ना पड़ेगा, अपना पहचान खुद से बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपना पहचान खुद से बनाया और अगला चुनाव अपने दम पर जीता। उससे पहले भी जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो वह नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व का देन था, लेकिन जब 2022 में यूपी में बीजेपी की सरकार बना है तो वह योगी जी के अपने कर्म और अपने द्वारा बनाए गए पहचान के ऊपर। इसलिए अभी इन मुख्यमंत्रियों को भी अगले 5 साल में अपना पहचान खुद से बनाना पड़ेगा। अगर ये लोग अपना पहचान बनाने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर दुर्भाग्य होगा इन लोगों का। जीवन में दोबारा फिर इन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हो सकते हैं इनको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र करेंगे। हो सकते हैं इनके अपने भी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे, लेकिन योगी जी की तरह इनको हर एक बाधाओं को पार करके उन्हें हरा कर अपना पहचान खुद से बनाना होगा। जब ही जाकर यह अगले 5 साल के बाद अपने दम पे पार्टी को जिता के वापसी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।